हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है। इन्फ्लेशन इज ए स्टेज इन व्हिच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग और प्राइसेस आर राइजिंग। यह एक ऐसा स्टेज होता है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें पैसे का वैल्यू गिरने लगता है या कम हो जाता है और प्राइसेस आर राइजिंग, और जो सामान के दाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इन दिस स्टेज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एंड द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑल्सो इंक्रीजेस टू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं ये हम अगले स्लाइड में डिटेल में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो सिंपल चीज है वो समझिए कि इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पैसे का वैल्यू गिरने लगता है, कम हो जाता है, और जो सामान के मूल्य होते हैं, दाम होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। और चूंकि हर लेवल पर मार्जिन इंक्लूड होता है, इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो इंक्रीज होता है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ जाते हैं टू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अब जानिए डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन इज ए स्टेज इन व्हिच द वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग और प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पैसे का वैल्यू बढ़ जाता है, या यूं कहिए कि जो प्राइस होते हैं सेवाओं के और वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं वह गिर जाते हैं, घट जाते हैं। इन दिस सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यू टू द लो इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। अब खुद सोचिए कि अगर कोई चीज का मांग कम हो जाएगा या लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि उतना उत्पादन नहीं होगा और उस कारण से जो वर्कफोर्स है, जो लेबर है, वो कम हो जाएंगे। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। ये चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रिस्क टेकर, और यू कैन से एंटरप्रेन्योर। लैंड जो होता है उसको रेंट मिलता है। अगर आप लैंड लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो आप किराया देते हैं, या आप अगर लेबर आपको चाहिए तो आप लेबर्स को वेजेस देंगे, मजदूरी देंगे। कैपिटल अगर आप उठाते हैं मार्केट से, बैंक से, तो आपको इंटरेस्ट देना होगा उसको। और जो रिस्क टेकर होता है, जो रिस्क लेता है, किसी भी चीज को करने का इनिशिएटिव लेता है, वह प्रॉफिट लेता है। ठीक है। अगला है हमारा कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड्स सर्टेन आइटम्स दैट फेसेस वॉलेटाइल प्राइस मूवमेंट्स। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा जिनमें चेंज होता है, जिनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते घटते रहते हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। Core inflation eliminates those products that have temporary price changes or volatile movement because it gives a false measure of inflation. इतना ज़्यादा प्राइस चेंज होता है या इतना ज़्यादा उसमें चेंज होते रहता है जिससे कि हमको इन्फ्लेशन का सही मेजर नहीं मिल पाता है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल आइटम्स। इसमें फूड और फ्यूल आइटम्स को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब जानिए कि इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है। WPI was the main index for the measurement of inflation till 2014। 2014 तक जो मेजरमेंट किया जाता था इन्फ्लेशन को, उसका मेन जो बेस था वो था WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। बट नाउ द CPI हैज बीन अडॉप्टेड एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन अब CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, को जो फाइनल कंज्यूमर को प्राइस पड़ता है, उसको जो पैसा चुकाना पड़ता है, उसके आधार पर अब इन्फ्लेशन की गणना की जाती है एंड इज कैलकुलेटेड बाय BLS। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स। ठीक है। करंट बेस ईयर जो है CPI का वो है 2012, और जो करंट बेस ईयर है WPI के लिए वो है 2011-12। अब हम लोग जानते हैं
स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहला स्टेज है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब कराहता हुआ या बहुत धीरे से बढ़ता हुआ। अ जनरल इंक्रीमेंट राइजेज इन द प्राइसेस एट अ वेरी स्लो रेट, यूजुअली बिटवीन 2 to 5% एनुअली, नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इस स्टेज में बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही कम स्पीड से, बहुत ही कम रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है। दूसरा है हमारा वॉक इन इन्फ्लेशन। व्हेन देयर इज अ प्राइस राइज बिटवीन 5 to 10% एनुअली, अगर यह 5 से 10% इन्फ्लेशन का रेट हो जाए तो वॉकिंग इन्फ्लेशन उसको कहते हैं। इट इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू अवॉइड द डबल डिजिट इन्फ्लेशन फिगर्स। जब यह 7%, 8%, 9% हो जाता है तो यह एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पर गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए ताकि इन्फ्लेशन जो है वो डबल स्टेज में न पहुंच जाए। नेक्स्ट है हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग मतलब उछलता हुआ। इन दिस स्टेज द इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज एट 10 to 20%। दिस इज द लास्ट स्टेज वेयर गवर्नमेंट कैन टेक हिज लास्ट स्टेप टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन। यह आखिरी स्टेज होता है जहां पर कोई भी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है जो उसके बस में हो। अगर इस स्टेज पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी मेजर्स नहीं उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर आगे रोकना मुश्किल हो जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और हमारा आखिरी जो है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। व्हेन द रेट राइजेस टू ओवर 20% और 20% से ऊपर अगर इंक्रीज हो जाता है तो वह हाइपर इन्फ्लेशन माना जाता है। इट इज जनरली कंसिडर्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन। एट दिस स्टेज इट इज ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल बिकॉज द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज मोर रैपिडली इन अ लिटिल टाइम फ्रेम। यह एक ऐसा लेवल होता है जब बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है और फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप लोग एग्जाम्पल लीजिए, जिम्बाब्वे, सोमालिया, नाइजीरिया, वेस्ट इंडीज, ये सब जो जगह है यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है जहाँ पर पैसे का कुछ भी वैल्यू नहीं है। वहाँ का अगर करेंसी आप लेके चलेंगे, मान लेते हैं लाख रुपए वहाँ पे ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए आपको देना पड़ता है। ये हालत है जैसे सोमालिया का, जैसे नाइजीरिया का, ये सब जो कंट्रीज हैं, जिम्बाब्वे का सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। तो यह एक ऐसा स्टेज है जहां पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है और इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो जो लास्ट स्टेज है हमारा, या होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए, वो गैलोपिंग स्टेज पे अगर वो कंट्रोल नहीं होता है तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज एक्सीड्स द सप्लाई और द अवेलेबिलिटी। जब कोई भी चीज का सप्लाई या जो उसकी पर्याप्तता है, जो अवेलेबिलिटी है, अगर उससे ज़्यादा डिमांड होना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन का स्टेज आ जाएगा। मतलब कि जो चीज़ बाजार में जितना क्वांटिटी में अवेलेबल है उससे अगर अधिक मात्रा में डिमांड है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगा, दाम बढ़ेगा गुड्स और सर्विसेज के। इन अदर वर्ड्स, इफ सप्लाई इज कांस्टेंट फॉर एनी प्रोडक्ट बट डिमांड इंक्रीजेस, यानी कि अगर सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली देयर विल बी अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड देयरफॉर हाई डिमांड विल रेज द प्राइस। और अगर सप्लाई कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहा है और डिमांड बढ़े जा रहा है तो इस केस में क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच होगा और इस कारण से हाई डिमांड के कारण जो प्राइस होंगे वह बढ़ जाएंगे। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट इज कॉस्ड बाय एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट्स। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा, जो भी प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ खर्चा होता है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ खर्चा होता है, वो अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। इट इज जनरली
caused by an increase in wages, raw materials, fixed or operational costs, or an increase in the profit margins of the producer. अगर लेबर्स के जो वेजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, मान लीजिए कि लेबर्स के वेजेस जो भी 350 रुपये पर डे है वो 400 रुपया हो गया, और किसी कंपनी में मान लीजिए कि 10,000 लेबर हैं और हर पे 50 रुपया का कॉस्टिंग बढ़ जाए, या जो रॉ मटेरियल है वह बढ़ जाए, उसका रेट बढ़ जाए, या जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बढ़ जाए, या बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसका भी रेट बढ़ जाएगा। अगर उस पर एमआरपी पहले 1000 रुपया था तो वो भी बढ़ के 1100-1200 रुपया ऐसे आ जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो वेजेस हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ये सभी बढ़े हैं, और इस कारण से जो फाइनल आउटपुट निकला है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है, उसका रेट जरूर बढ़ जाएगा। As a result of the increase in prices for final goods and services, the customer realize that their income is insufficient to meet their standard of living because the basic cost of living has increased. और चूंकि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे होते हैं, और इस केस में क्या होता है कि कस्टमर को ऐसा लगने लगता है, चाहे उसकी सैलरी भी कुछ हद तक बढ़े, उसको ऐसा लगने लगता है कि इतने ज़्यादा तेजी से वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं कि अब उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो बेसिक कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। And the final is relative or sectoral inflation, when the price of one product directly affects the price of another relative product or services. इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम or oil increases, definitely the fare of transportation will increase. अगर पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्टेशन है, बस का, ट्रेन का, इसका भी किराया बढ़ेगा। द रेट ऑफ ऑल नेसेसरी आइटम्स विल इंक्रीज which are directly related with the increase in oil prices. यानी कि जो भी चीजें ऑयल प्राइसेस के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब चीजों का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं उनका रेट बढ़ रहा है, पेट्रोलियम का रेट बढ़ रहा है, तो बाकी सारी चीजें जो उनसे जुड़ी हुई हैं, जो उनसे चढ़ती हैं, वो सारी की सारी सबके रेट्स बढ़ जाएंगे। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट क्लासेस, यानी कि किस किस क्लास के पीपल पर क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। तो सबसे पहला हमारा है क्रेडिटर, जो पैसा उधार देता है। मान लीजिए किसी ने 2020 में 1000 रुपया किसी को उधार दिया, और इन्फ्लेशन रेट भी 7% मान लेते हैं हम, और जो इंटरेस्ट रेट बैंक के द्वारा है वो भी 7% है। तो 1000 रुपया जो दे रहा है वह 2021 में एक साल के बाद 7% इंटरेस्ट रेट से 70 रुपया अधिक 1070 रुपया रिसीव करेगा। लेकिन इस तरह 7% इन्फ्लेशन का भी रेट चल रहा है, और जो 1000 रुपया का जो वैल्यू था 2020 में, वो 2021 में 1070 रुपया में उतना ही आपको सामान मिलेगा जो आपको 2020 में 1000 रुपया में केवल मिल जाता था। तो 1000 रुपया जब 2020 में क्रेडिटर ने उधार दिया था, और 2021 में जब अब उसको वापस मिल रहा है 1070 ब्याज के साथ, तो इन्फ्लेशन भी 70 रुपया बढ़ गया, और फाइनली जब आप ऐसे देखेंगे तो उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 70 रुपया इंटरेस्ट मिला और 70 रुपया इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट हुआ उसमें मेकअप हो गया। तो इस तरह से उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ पैसा उधार दे करके। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट क्लासेस, उसमें है हमारा अगला बिजनेसमैन, जो कारोबारी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हर स्टेज पर प्राइसेस बढ़ते हैं, मार्जिन्स बढ़ते हैं। इन इन्फ्लेशन देयर इज अ राइज इन प्राइस एंड बिजनेसमैन कैलकुलेट मार्जिन्स ऑन एवरी स्टेज एंड देयरफॉर दे अर्न अ हाई प्रॉफिट। चूंकि हर स्टेज पर मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, और उसके कारण उनको प्रॉफिट
अधिक होता है, उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। और लास्ट है हमारा सैलरीड क्लास पीपल। जो सैलरीड क्लास पीपल हैं, वो लॉस में रहते हैं, क्योंकि उनका जो सैलरी होता है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ता है। ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस इन अ रैपिड स्पीड, बट द राइज इन सैलरी एंड वेजेस डज नॉट इंक्रीज एट दैट स्पीड। सैलरी उस तरह से नहीं बढ़ती है जिस तरह से वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, मूल्य बढ़ जाते हैं। और इस कारण से जो सैलरीड क्लास पीपल होते हैं वो घाटे में रहते हैं। उन पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, किसी भी चीज का मूल्य बढ़ने का। तो आज हम लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया, इन्फ्लेशन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। प्लीज वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।